तो उन्होंने साथ ही 3 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वीज़ा दे दिया। तो ये मेरी जर्नी थी, छोटी सी कह लो। पर आने के कितने अरसे के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, अब लैंग्वेज इज अ बैरियर? मुझे समझ, बहरहाल इन शॉर्ट समझ आ गई कि यार स्पेनिश के बगैर गुजारा नहीं चलना। फिर पेप्सिको में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ सारा। मेरा फाइनल इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू भी स्पेनिश में था और लास्ट इंटरव्यू भी स्पेनिश में था। फॉर एवरी गिवन जॉब जो अपनी सीवी है उसको टेलर करके स्किल्स ऐसे तुझे नजर आते हैं कि अगर वो पहले से डेवलप करके बंदा पाकिस्तान से वो। अस्सलाम वालेकुम गद्दी साहब, क्या हाल चाल है आपके? सैयद मोहम्मद तो नहीं आता ना, सैयद तफसीर रजा गद्दी साहब, क्या हाल चाल है आपके? किबला, आप खैर खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब सही चल रहा है। पीरी मुरीदी सब अल्हम्दुलिल्लाह। पीरी मुरीदी भी 50 यूरो में 50 यूरो में पीरी मुरीदी का सेशन भी बुक रहा है। वो कंसल्टेंसी, पीरी मुरीदी और चीज होती है, कंसल्टेंसी और चीज होती है। अच्छा, उसके 50 यूरो नहीं है वैसे तो पीर भी मुर्शिद का मतलब हाँ, रास्ता तो दिखाने मतलब वाला चंदा तो देंगे तो फिर पीर बनेंगे ना। नहीं, वो वाले पीर, हम वो वाले पीर चंदे के बगैर बन जाते हैं। लेकिन मुर्शिद भी रास्ता दिखाने वाला है। आ, खैर, बीच के टाइम पे तो इंटरव्यू पूरा नहीं हो सका था। एक पार्ट उसका पोर्शन पूरा हो गया था, लेकिन अब हमने दूसरा पार्ट आपसे इंटरव्यू करना है। और आप कहते हुए कितना मुझे मेरी जुबान को इतनी तकलीफ आ रही है ना सर मैं बता नहीं सकता कितनी तकलीफ, लुकनत आ गई है मेरी जुबान में आप कहते हुए। लेकिन खैर इंटरव्यू के लिए मुझे आप कहना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू कभी खत्म ही ना हो और आप कहते कहते ही जो है ना, बस हम दोनों। खैर गुरदेव जी, पूछना ये चाह रहे थे कि तेरा पाकिस्तान से बाहर का सफ़र कैसे बना? मतलब कोई कंसल्टेंट हायर किया था या खुद ही कुछ प्लानिंग थी? वैसे तो बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तू हमेशा से बहुत ज़्यादा बाहर जाना चाहता था और इसके ऊपर रिसर्च भी हर वक्त करता रहता था। तो कैसे तेरा वो कंसल्टेंट के थ्रू बना, कैसे बना उसका? पाकिस्तान से बाहर जाने के सफ़र के बारे में बता आपने। यानी कि शुरू से शुरू करूँ जैसे? यस। बिल्कुल। तो जैसे कि इस जर्नी का आगाज़ होता है कॉन्सर्ट से। कॉन्सर्ट्स में जब मैं था, मेरे वालिद साहब मस्कत में, ओमान में होते थे। उनकी वहाँ पे 25 इयर्स की ओमान आर्मी में सर्विस थी, तो मेरा आना जाना होता रहता था ओमान। हम लोग बचपन में काफ़ी दफ़ा गए और वहीं से मुझे बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता था। रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट, आबो हवा, सब कुछ पाकिस्तान आते थे तो टोटल डिफरेंट हो जाता था, बाहर जाते थे तो टोटल एक नज़्म और ज़ब्त था। तो उसकी वजह से मुझे शुरू से ही था कि यार मैंने बाहर ही सेटल होना है इंशाल्लाह। और मैं उसी की तलाश में रहता था, उसी सर्च करता रहता था दिन रात। याद है तेरे ऊपर वाले कमरे में बैठ के ज़्यादातर सर्च ही चल रही होती थी ये हमारा। तो बस वहीं से इसका आगाज़ हुआ था। मैंने जैसे ही कॉन्सर्ट से जैसे ही मैंने अपना बैचलर्स ख़त्म किया तो मैंने पिज़्ज़ा हट में जॉब शुरू कर दी एज अ ट्रेनिंग मैनेजर। थैंक यू सो मच। इतनी गर्म के इसमें से तो बाप ही निकल रही है, पॉडकास्ट में हाथ ही जल जाने हैं मेरे। तो बाय द वे इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड इंशाल्लाह आई विल बी वेरी फेमस वेरी सून। तो इंशाल्लाह आगाज़ यहाँ से हुआ था कि पिज़्ज़ा हट से मैंने जॉब शुरू की। फिर मैं वहाँ से योगरबेरी और योगलिशियस के नाम से था, मैं मालूम पे वहाँ पे जॉब करता रहा। वहाँ से पैसे जमा किए मैंने और तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख के करीब जमा करके मैंने अपने कज़न से बोला कि मुझे दुबई का वीज़ा दे दो, विज़िट वीज़ा। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मेरे कज़न ने मुझे दुबई का विज़िट वीज़ा निकलवा के दिया। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मेरे कॉन्सियन ही थे, हमारे सीनियर जाहिद भाई थे। उन्होंने वहाँ पे सारी मुझे गाइडलाइन दी कि मैं गया तो विज़िट वीज़े पे था, लेकिन मेरा मोटिव यही था कि मैं वहाँ जाके जॉब ढूंढूंगा। तो मैंने जाते साथ ही टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ से मैं CVs वगैरह लेके गया था सब कुछ। तो उन्हीं की तरफ स्टे किया, जाहिद भाई की तरफ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने पहले महीने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की।
इवन कि मुझे तो रास्ते भी नहीं आते थे ट्रैम के, मुझे पता भी नहीं था कि टिकट कैसे लेनी है, ये सब कुछ नया था और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो यहाँ से मैं दुबई गया। दुबई से मैंने मार्च अप्रैल मई के दिन थे, हाँ 2 महीने मैं उधर था, मार्च और अप्रैल में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सारा दिन चलता रहता था, होटल से रेस्टोरेंट से हर जगह अपनी सीवी भेजता था। 5 स्टार से लेके 1 स्टार होटल तक मैंने अपनी सीवीज वहाँ पे दी, सबमिट करवाई। कई दफ़ा तो वो एंटर भी नहीं होने देते थे, कहते थे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें या हमारे पास वैकेंसी नहीं है, या ये सीवी ले लेते थे उनसे, कभी भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने जाहिद भाई ने मुझे गाइड किया कि यार यहाँ पे ओपन इंटरव्यू होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, तो बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की, इस वजह से वो ओपन डे इंटरव्यू होते हैं। फिर मैंने उनमें जाना शुरू किया, तो वहाँ से फिर मुझे एक बिन हिंदी इंटरप्राइजेज में जॉब मिली। मैं एज आ ऑपरेशन सुपरवाइज़र वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, 6 महीने काम किया, वहाँ से मुझे प्रमोशन मिली, मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हुआ और उन्होंने सेम कंपनी ने मुझे ओमान का वीज़ा दिया और मुझे ओमान में एक नई आउटलेट खोली और मुझे ओमान भेज दिया। वहाँ पे मैंने 5 साल एज आ असिस्टेंट आउटलेट मैनेजर के तौर पे काम किया, एक्टिंग रेस्टोरेंट मैनेजर, प्रमोट होता रहा। और फाइनली फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। कैसे देख रही है ये रुका। फिर मैं उसी दौरान मेरे माइंड में था कि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, और उसके लिए मैं पैसे जमा करता रहा। 5 साल मुझे लग गए मैंने, लेकिन पैसे जमा किए। फिर वहाँ से क्योंकि मैं दिन रात की शिफ्ट्स कर रहा था वहाँ पे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था वहाँ पे सर्च करने का, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का। तो मैंने एक दोस्त की हेल्प से एक फिलिपिनो कंसल्टेंसी एजेंसी हायर की और उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कनाडा के लिए उनको पे किया था। वैंकूवर में एक बिज़नेस स्कूल था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ क्लियर था, लेकिन वहाँ से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके अब पैसे जो उनसे ना वो ज़ाया हो जाएंगे, आपके पास एक और ट्राई है और हमारे पास यूरोप की ऑप्शन है, स्पेन की। मैंने स्पेन के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं था और ना ही मुझे स्पेन का इतना कोई आइडिया था, ना मुझे जाना था। लेकिन मैं चाहता था कि मैंने इतनी फ़ीस पे की है तो मेरा जो है ना वो फ़ीस ज़ाया ना जाए। और मैंने ओमान से भी निकलना था, क्योंकि गल्फ़ में आपको पता है मेरे वालिद साहब ने भी 25 साल वहाँ पे जॉब की थी। तो गल्फ़ में आ जाके कुछ भी नहीं है, आपको हर 2 साल बाद लाइन में लगना पड़ता है और वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है। वहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है, ना आपको कोई परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, ना कोई कुछ भी नहीं। और ये हमारे गुग्गा हैं, इनकी भी पॉडकास्ट होगी, लेकिन इनका अपना तरीका है पॉडकास्ट करने का। तो फिर मैं 3 इंटरव्यू हुए मेरी यूनिवर्सिटी में, MBA में मेरा एडमिशन हुआ। मेरा केस स्ट्रॉन्ग था, वर्क एक्सपीरियंस लेटर वगैरह हर चीज़ थे, गैप का इशू कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने साथ ही 3 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वीज़ा दे दिया और भाई आपके स्पेन आ गए और अपना MBA यहाँ से मैंने कंप्लीट किया स्पेन से। तो ये मेरी जर्नी थी, छोटी सी कह लो। तो ये थी मेरी जर्नी। ऐसे ये इस तरह तुम पाकिस्तान से बाहर यूरोप के अंदर पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, गल्फ से होते हुए यूरोप पहुंच गए। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर आने के कितने अरसे के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, अब लैंग्वेज इज अ बैरियर? यार जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा एक इंटरनेशनल मास्टर्स था, इंटरनेशनल MBA था। मेरे सारे क्लास फेलो पूरी दुनिया से आए हुए थे। स्पेनिश एक ही बंदी थी वहाँ पे और उसके अब्बू भी स्विस थे, यानी कि वो भी स्पेनिश नहीं बोलती थी। सब के सब ही इंग्लिश बोलते थे। एक साल तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत छोटा सा था। मैंने उन्हीं दोस्तों में उठना बैठना था और मैं इतनी सेविंग लेके आया था कि यार मेरा मास्टर्स डिस्टर्ब ना हो, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूँ और उसके दौरान मुझे जॉब ना करनी पड़े, मैं अपनी स्टडी कम अज़ कम जो है ना वो उस पर तवज्जो दूँ। क्योंकि मैं 2012 के बाद स्टडी कर रहा था, 2018 में इतना गैप था और मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी नहीं था दोबारा से एग्ज़ाम की, असाइनमेंट्स और ये थीसिस ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने में। तो फिर वहाँ से 1 साल तो गुजर गया मेरा इंग्लिश स्पीकिंग।
दोस्तों के साथ उठना बैठना सब इंग्लिश बोलते थे, कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि मैं निकला ही नहीं बाहर किसी स्पेनिश से। और अभी तक पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं है? पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, मेरे पास सेविंग थी और वो चल रही थी। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कि 600 यूरो पर मंथ मेरा खर्चा, इससे ऊपर नहीं जाना और मेरा 2 साल इसमें निकल जाएंगे तकरीबन। तो 1.5 साल निकल जाएंगे इसमें। मसला तब स्टार्ट हुआ जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया और मैं बाहर निकला और मुझे ज़रूरत पेश आई कि अब सेविंग ख़त्म हो रही है और मैंने वापस भी नहीं जाना और मुझे तो जॉब ढूंढनी है। और जॉब भी मैं, क्योंकि मेरा मैनेजरियल एक्सपीरियंस था, मैं चाहता था कोई अच्छी जॉब ढूंढूं। मैं मार्केट में निकला तो किसी ने मुझे इंग्लिश में मुंह ही नहीं लगाया। ऊपर से मेरी ऐसी गुड लक थी कि मैं था मुर्सिया सिटी में। मुर्सिया सिटी एक मुर्सिया प्रोविंस है और एक ये सिटी प्रोविंस बहुत बड़ा है, लेकिन सिटी मुर्सिया ऐसे जितना छोटा सा ही है और इतने ज़्यादा इसमें मेन मुर्सिया में इतना बाहर के लोग कम आते हैं। यहाँ पे स्पेनिश लोग ही ज़्यादा होते हैं और इनका डायलेक्ट स्पेनिश का भी बहुत मुश्किल है। इवन के जो मेरे दोस्त लैटिन अमेरिका से आते थे जो नेटिव स्पेनिश स्पीकर थे वो भी कहते थे ये पता नहीं कौन सी स्पेनिश बोलते हैं। तो बड़ी मुश्किल हुई, मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती थी ये मेरे से क्या बात कर रहे हैं। मैं सी नो बस इस दो वर्ड्स पे सारा गुजारा किया। मुझे समझ, बहरहाल इन शॉर्ट समझ आ गई कि यार स्पेनिश के बगैर गुजारा नहीं चलना। फिर यूट्यूब, डुओलिंगो, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, उसके ज़रिए से मैंने आगाज़ किया। यूट्यूब पे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल हैं स्पेनिश के, बहुत फ्री क्लासेस हैं, अल्फ़ाबेट से ले के एंड तक आपको सिखाते हैं। फिर मैंने जो मेन चीज़ थी, मैं बाहर जाता था कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए और तो मैंने स्पेनिश लोगों से ना, बूढ़े लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया क्योंकि वो सारा दिन वेले होते थे और सारा दिन उधर बैठे होते थे कॉफ़ी शॉप्स पे और उनको तो चाहिए था कोई बंदा बात करने के लिए। और फिर सबसे ज़्यादा हेल्प हुई कि मैंने एक कबाब की शॉप में एज अ डिलीवरी बॉय काम करना शुरू कर दिया, किचन हेल्पर, डिलीवरी बॉय। तो इस तरह से ना वहाँ से भी जो कस्टमर आते थे ना, मैं झिझकता नहीं था। मैं जो कुछ यूट्यूब से दिन के टाइम पे बैठ के सीखता था, शाम को आके ना उधर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। तो कम से कम जो रेस्टोरेंट के अंदर की लैंग्वेज थी वो मुझे आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला, मैंने डिलीवरीज बाइसिकल के ऊपर, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर डिलीवरीज देना शुरू की। गेस्ट के घर जाता था तो हाँ, रास्ते में जो भी जा रहा होता था वो वर्ड सर्च करना शुरू कर देता था। जैसे बेल रिंग करनी है तो मैं गूगल ट्रांसलेट पर जाता था, दैट बेल की स्पेनिश क्या है, बेल रिंग करने की स्पेनिश क्या है, किसी को बाहर बुलाने की स्पेनिश क्या है, उसको बताने की कि आपका बिल कितना बना, इसकी स्पेनिश क्या है। डे टू डे वर्डिंग मैंने ना गूगल पे सर्च करना शुरू की और वहाँ से स्पेनिश सीखना शुरू की डे टू डे, कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा था उसकी स्पेनिश सीखना चाह रहा था मैं जाता था मोबाइल, तब तो मेरे पास मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मोबाइल पे ही सारे का, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल रिपेयर करवाने जा रहा हूँ या मोबाइल का लोड करवाने जा रहा हूँ, उस ज़माने में हम लोग को तोरिया होता था, एक मोबाइल लोड करवाते होते थे वहाँ पे हम जाके। तो उससे कैसे कन्वर्सेशन करनी है, उसे कैसे बताना है कि यार ये मेरा ये वाला पैकेज है, मैं ये वाला पैकेज चाहता हूँ, वो मैं ना तकरीबन याद करके जाता होता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। मेरा बैग। हेलो 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 हेलो, तो कैसे आप सब लोगों का हाल? अभी अभी मैं स्कूल से आया हूँ, फिर अब आप लोग, इसीलिए इतना मैं काला काला हुआ हूँ क्योंकि सारा दिन मैं धूप से खेल के आया हूँ तो मैं काला काला हुआ हूँ। तो स्पेनिश सीखने पे थे, स्पेनिश सीखने पे कि जहाँ मैं जाता था वहाँ के जो मेजर जो कीवर्ड्स होते थे वो मैं पहले से सर्च करके उसकी स्पेनिश वर्डिंग में सीख लेता था। जैसे मैं बिल्कुल ग्रोसरी शॉप में जाता था, मैंने डबल रोटी लेनी होती थी तो उसको पान बोलते हैं, दूध को लेचे बोलते हैं, एग्स को वेवोस बोलते हैं, इस तरह से सीखना शुरू की और वर्ड से वर्ड मिलाना शुरू किए। और फिर मैंने गलती ये की, मुझे इस वजह से जॉब सर्च करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। फिर मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई किया, कोविड स्टार्ट हो गया, कोविड क्राइसिस में हम लोग चले गए पूरा स्पेन तकरीबन 1 साल के लिए, 8 महीने के लिए तो बिल्कुल ही बंद था, इमरजेंसी लगी हुई थी, लोग इधर उधर जिस तरह मच्छर मरते हैं इस तरह से लोग मर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे और जॉब भी कोई नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल किया वहाँ पे। लेकिन उस दौरान फिर मैंने अपनी स्पेनिश और इम्प्रूव की। मुझसे गलती होती थी, मैं
कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता था, मैं इंग्लिश से रिलेटेड जॉब्स में ही अप्लाई करता था, लेकिन वो जॉब मुझे मिलती नहीं थी क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड जॉब में भी इंटरव्यू जो सा था ना वो स्पेनिश में ही लेते थे, और उसमें भी जो CV मांगते थे वो भी स्पेनिश में मांगते थे। इसका मुझे बहुत देर के बाद अंदाज़ा हुआ। फिर मैंने अपनी CV ट्रांसलेट की स्पेनिश में। मैंने 30 से 40 क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू के होते हैं बेसिक, मैंने वो सारे स्पेनिश में रट्टा लगाया। फिर मैंने जो है ना अपना मेथड कन्वर्ट किया, मैंने स्पेनिश में इंटरव्यू देना शुरू किया, और जहाँ फंस जाता था वहाँ पे इंग्लिश ले आता था, मैं वहाँ पे इंग्लिश शुरू कर देता था। फिर ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुई, लोगों से इंटरव्यू दे दे के कॉन्फिडेंस हुआ। स्पेन की, यूरोप की ये बात अच्छी है, चाहे यहाँ पे आप लैंग्वेज आपको परफेक्ट ना भी आती हो, आप बोलना शुरू करो, यहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आपको जॉब दें या ना दें, आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे कि आप ये लैंग्वेज सीख रहे हो, दैट्स रियली गुड, कीप इट अप। तो फिर इसी तरह से मैंने पेप्सिको में जॉब अप्लाई, 1-2 जॉब्स की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, समझ से बाहर थी वो बिल्कुल जॉब, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का भी इशू था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे पेप्सी और जॉब के लिए लाइसेंस बड़ा ज़रूरी था, लाइसेंस के बगैर भी यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है क्योंकि कम्यूट का बहुत मसला होता है, स्पेशली मुर्सिया जैसे सिटी में जहाँ पे बसेस का सिस्टम इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिटी सेंटर के अंदर तक अगर आपको बाहर, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया बाहर होता है, तो आपको बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। इन शॉर्ट, स्पेनिश सीखी, इंटरव्यू पास करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। पहले में से भी नहीं निकलता होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले दूसरे तीसरे इंटरव्यू तक जाना शुरू किया, भाई को होप होगी, होप होना शुरू हुई। फिर पेप्सिको में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ सारा, मेरा फाइनल इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू भी स्पेनिश में था और लास्ट इंटरव्यू भी स्पेनिश में था, सेकेंड इंटरव्यू इन्होंने मेरा इंग्लिश में लिया था, पर वो भी पास कर लिया मैंने, और मुझे सप्लाई प्लानर साउथ वेस्ट यूरोप की पेप्सिको में जॉब मिल गई, और यहाँ से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ स्पेन में, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरी प्रमोशन हुई और मैं अब सीनियर लॉजिस्टिक्स प्लानर साउथ वेस्ट यूरोप की जॉब कर रहा हूँ, यहीं पे मुर्सिया में ही पेप्सिको के लिए। तो इन शॉर्ट ये था कि लैंग्वेज के बगैर, जब तक मैंने अपनी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं की, मैंने अपने लैंग्वेज में ही इंटरव्यू क्लियर नहीं करना शुरू किया, तब तक जॉब नहीं मिली मुझे, और मुझे इसमें काफ़ी साल लग गए। तो हमारी पॉडकास्ट का भी ये मकसद यही है कि ये मैसेज आप तक डिलीवर करें कि फ्रॉम द डे वन लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल, जब तक लैंग्वेज नहीं होगी, आपकी भूल है, भूल तो ये तो हार्श वर्ड हो जाता है, लेकिन इट्स अ हार्श रियलिटी, लेकिन आपको लैंग्वेज के बगैर बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिलना। इट्स लाइक अ मिरेकल। अगर आप तो या तो बहुत ही एक्स्ट्रा कोई ऐसी स्किल है जो यहाँ पे इनको ना मिल रही हो, जैसे कि डाटा इंजीनियर्स हो गए, बहुत ही आला दर्जे के सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, छोटे यानी कि जूनियर्स की बात नहीं कर रहा, जिनका ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कोई बहुत ही अच्छी ऐप्स उन्होंने डेवलप की हैं उनको, या साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं जिनके यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन लोग हैं, until unless you don't have these skills, you have to learn language, the language of the land। अगर आप फिनलैंड में तो फिनिश, अगर यस। अच्छा, 2 और सवाल है मेरे, एक एक करके जो है ना उनका जवाब नहीं। एक दफ़ा आई रिमेंबर कि तूने मुझे समझाया था कि यार फॉर एवरी गिवन जॉब जो अपनी CV है उसको टेलर करके आगे किया करो। और मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे पहले मुझे इसका इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई नहीं किया हुआ था पाकिस्तान में, इंटरव्यूज़ कहीं पे नहीं दिए हुए थे, और बस एक आधी जॉब जो की बस उसी पे लगे रहे और सारी ज़िंदगी उसी में गुजर गई। तो कैसे, व्हाट डू यू रिकमेंड, कैसे जो है ना जॉब्स के अकॉर्डिंगली CVs को टेलर करना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग इट। असल में मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा वक्त इसी चीज़ में ज़ाया किया कि मुझे भी इन चीज़ों को पता नहीं था। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी। क्वालिफ़िकेशन थी, मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ था, ग्रेड अच्छे थे, 80% से ऊपर मेरे यानी कि परसेंटेज थी मार्क्स की, जो से फाइनल स्कोर होता है। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में CGPA नहीं था, वो आउट ऑफ 10 ग्रेड थे जिनमें 8+ मेरा था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक दिन मैंने सर्च की यूट्यूब पे कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन यूरोप और इन स्पेन, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, स्पेन और इस तरह से कुछ था। तो उस वीडियो के में उस बंदे ने बहुत अच्छा गाइड किया हुआ था। वो कह रहा था मेरे से भी ये गलती हो रही थी कि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस डाल के सब जॉब के लिए एक ही सीवी फेंकी जा रहा था, स्पेनिश में भी और इंग्लिश में भी। जो भी जॉब, हॉस्पिटैलिटी की जॉब आ रही है सेम सीवी जा रही है, किसी प्लांट में किसी हेल्पर की जॉब, मैं तो हर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था कि जॉब आ रही है उसके लिए भी सेम सीवी जा रही है, मैनेजरियल पोस्ट की जॉब आ रही है उसके लिए भी सेम सीवी जा रही है, एडमिशन्स में डिपार्टमेंट में इंग्लिश बंदे बोलने वाले बंदे की ज़रूरत है तो उसमें भी भाई आपका हॉस्पिटैलिटी की सीवी ठोकी जा रहा है। तो मुझे फिर उस वीडियो से पता चला कि नहीं यार, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन आपको एक जॉब लेनी है जिसका आपको लगता है कि आप उससे अपना एक्सपीरियंस रिलेट कर सकते हो और उसमें आपका पोटेंशियल है, आप उसका पहला दूसरा इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, अपने एक्सपीरियंस, अपने जॉब में से वो एक्सपीरियंस निकालो जो उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, अपनी सीवी को उससे रिलेटेड मॉडिफाई करो, कवर लेटर में उसको डिस्क्राइब करो कि मैंने ये जॉब की थी, इस जॉब में मैंने ये फंक्शंस परफॉर्म किए थे, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी जो आपकी जॉब की इस डिस्क्रिप्शन से मैच करती है, एंड आई एम द परफेक्ट फिट बिकॉज मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, और मेरे पास मेरा मास्टर्स भी है। फिर दूसरी चीज़ें आप उसमें हाईलाइट करना शुरू करो। इसमें एक जॉब में अप्लाई करने में मुझे 20-25 मिनट या आधा घंटा लग जाता था, लेकिन मेरी इंटरव्यूज़ की कॉल, जो मैं 500 जॉब के बाद 2 इंटरव्यू आते थे, वो मेरी रेशियो होगी 50 के बाद मुझे 4 इंटरव्यू आना शुरू हो गए, 5 इंटरव्यू आना शुरू हो गए, 6 इंटरव्यू आना शुरू हो गए, क्योंकि वो आपकी सीवी को पढ़ते थे और रिलेट करते थे। और अब तो यही आ गया, अब तो मैं उस दिन सर्च कर रहा था कि आप उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड वर्ड्स अपनी सीवी में डालो तो वो एल्गोरिदम जो सा उसको मैच करके आपकी सीवी को बाहर निकाल देता है। अच्छी जितनी भी फर्म्स है वो एआई का इस्तेमाल कर रही हैं आजकल। उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन से आपकी सीवी के वर्ड मैच किए तो ऑटोमेटिकली वो आपको फिल्टर में से निकाल के फिल्टर में डाल देगी, बल्कि आपको साइड पे कर देगी कि दिस इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, यू शुड कंसिडर दिस कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू। तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए, अपनी सीवी को जॉब की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मॉडिफाई करें और फिर जॉब को अप्लाई करें। उसमें चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि एक ही सीवी को 10,000 जगहों पे फेंकने के। अच्छा, इसके अलावा जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था ना, वो ये था कि क्योंकि यू बीन हेयर इन द यूरोप फॉर क्वाइट एन लॉन्ग टाइम, अब तो काफ़ी टाइम हो गया तुझे यूरोप में, तुझे कुछ ऐसा लगता है, सॉरी आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं ठीक है यार, तुझे ही रहने दे। तुझे कोई स्किल्स ऐसे तुझे नजर आते हैं कि अगर वो पहले से डेवलप करके बंदा पाकिस्तान से वो स्किल्स लेके आए तो यहाँ पे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी एक अनस्किल्ड बंदे को जो है ना यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम होगी। मैं मिसाल दे देता हूँ इसकी कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या और कोई भी ऐसी स्किल है जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अलावा एडिटिंग की कुछ स्किल्स होती हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी स्किल्स जो कि जिससे आप छोटा मोटा अपना काम, ये तो मैंने एग्जांपल्स दी हैं जो मेरे दिमाग में आई थी। अगर तेरे भी दिमाग में कोई ऐसी स्किल्स हैं कि हाँ ये वाली स्किल अगर बंदा पहले से लेकर आए तो आपको राइट अवे या तो जॉब मिल जाएगी, या कोई छोटा मोटा सा कोई 500,000 यूरो तक का कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, कोई छोटा सा बिजनेस सा स्टार्ट हो सकता है। ऐसी कोई स्किल्स अगर दिमाग में हैं तो ज़रूर उसके बारे में बताओ। सॉरी फॉर दैट। स्पेन का जो रूल है वो ये है कि आप अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ऑटोनोमो चाहिए। ऑटोनोमो होता है बिजनेस की बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर आप जॉब नहीं कर सकते, वो इलीगल होता है। स्टूडेंट वीज़े पे मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन ऑटोनोमो नहीं होता। आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है, उस पर आपको 40 घंटे 30 से 40 घंटे के दरमियान आपको वर्क अलाउ होता है पर वीक। तो आप अगर तो आप फ्रीलांसर काम करते हो तो आप तो पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे मंगवाने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे जस्टिफिकेशंस मांगते हैं ये लोग, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये है वो जो भी है। तो
इस सिनेरियो में आते हैं कि लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सिनेरियो। आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं और आपके पास वर्क परमिट है 40 आवर्स 30 आवर्स। उसकी पहली ऑप्शन मैं आपको पहली सजेशन दूंगा, लैंग्वेज जो इस पे बात हो चुकी है हमारी। सेकंड, आप आते साथ ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस करें। पाकिस्तान से पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ जो कि 6 महीने तक वैलिड होगा। टाइम ज़ाया मत करें। इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान से लेके आएँ, उसको कन्वर्ट करवाएं यहाँ पे। आपको स्पेनिश लेसन की कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का और यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बनिस्बत ज़ीरो से स्टार्ट करने के थोड़ा सा प्रोसेस आगे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लें और जैसे ही आप आते साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे, कम से कम आप पे डिलीवरीज़ की जॉब के रास्ते खुल जाएंगे। जस्ट ईट जैसे हो गया, इस तरह से एप्लीकेशन हैं काफ़ी ज़्यादा जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। डिलीवरी के ऐप्स हैं, उसमें आपकी इनकम भी इतनी हो जाती है कि आपका अपना पर्सनल सर्वाइवल चल सकता है। आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप घर से पैसे नहीं मंगवाएंगे। दूसरा ये, अगर आपके पास लाइसेंस की ऑप्शन नहीं है और आप किसी वजह से इसको अवॉइड कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, दूसरी ऑप्शन ये आ जाती है फिर आप स्किल सीख के आएँ कोई ना कोई। जैसे कि आप बार्बर शॉप पे किसी पे काम कर सकते हो, आपको कटिंग आती हो, अपने कैंपस में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे कहें कि आपने कहीं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी पैसे बचाते हैं, आप उनको लेस चार्ज करें, आप कटिंग वगैरह उनकी करना शुरू कर दें इस तरह से। या फिर आप कोई प्लम्बर वगैरह का या कोई इस तरह का कोई डिप्लोमा अपने साथ लेके आएँ जो आते साथ ही आपको कम से कम पार्ट टाइम जॉब मिल जाए किसी भी, कि आप उसको जाके शो करवाएं कि यार मेरे पास ये स्किल है तो आप मुझे ये जॉब दे दें। या फिर आप अपना इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो स्पेन जैसी यहाँ पे छोटी छोटी अकेडमीज़ हैं जिनमें आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, वो सर्टिफिकेट्स लेके आएँ। कैम्ब्रिज का, टॉफल या आइट्स का अच्छे वाला लाइक 7+ बैंड लेके आएँ। आप उनको कहें कि मेरे पास ये है, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, टीचिंग की पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो मिल जाएंगी। नहीं तो आ जाके फिर आपको हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स मिलेंगी अपने पाकिस्तानी भाइयों के पास, और वो आपका ऐसी आपकी धुलाई करेंगे कि आप साफ सुथरे होके बाहर निकलेंगे। काम 200 यूरो का और पैसे 50 यूरो। काम 800 यूरो का और पैसे आपको मिलेंगे 40 यूरो। तो और आज आके कोशिश ये करें, आपके पास अपना वर्क परमिट है, आप जॉब कर सकते हैं, तो आप ज़ुबान सीख के अगर आएंगे तो किसी स्पेनिश कंपनी में, स्पेनिश रेस्टोरेंट में, स्पेनिश बिजनेस के पास जॉब करेंगे तो एक्सपोजर ज़्यादा होगा, लोगों से मिलेंगे। अपने ही लोगों में करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अपने लोग इतने ज़्यादा हेल्पिंग भी नहीं होते, वो आपको वहीं पे सुकेड़ के रख देते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मेरा यही होगा कि इस तरह से कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ जिससे आप यहाँ पे स्किल बेस पे कोई ना कोई इजी जॉब कर लें। आजकल जैसे है जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिप्लोमे आ रहे हैं बहुत अच्छे किस्म के। आप उसकी मेंटेनेंस का डिप्लोमा कर लें, आप वो सामान घर में ला के रख लें थोड़ा बहुत, और ऐड अपना लगा दें और लोग अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके घर में लेके आएंगे, वहीं पे उनको फिक्स करके दे दें। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सही करने के आपको 200 300 यूरो मिल रहा है, और आपका लगना कितना, आधा घंटा। आप बाद में आप हो सकता है आपको जॉब अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगा, आप अपना ही गैराज खोल लें इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिपेयर करने का। वो इलेक्ट्रिक स्कूटरों के रिपेयर का बहुत अच्छा है। हाँ, 6 महीने में मिल जाता है। पाकिस्तान से ले ले, यहाँ से ले ले, जहाँ से मर्जी ले ले। पाकिस्तान से तो आई गेस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिपेयर करने का डिप्लोमा शायद ना मिल जाता है। मिल जाता है। नहीं तो किसी से आप सीख लें, आपने उनको डिमोन्स्ट्रेट ही करना है, आपने उनको शो कराना है कि यार आई कैन फिक्स इट। यस। जैसे ही तो मोबाइल रिपेयर, अदरवाइज मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेट करने के अलावा अगर आपको वहाँ पे जॉब नहीं भी मिलती, अगर आप वो जॉब के लिए आप नहीं भी अप्लाई करें, तो यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो जो लोग फूड डिलीवरीज करते हैं, वो 1 साल 1.5 साल बहुत रफ यूज करके जब उनकी बैटरीज बिल्कुल 0 पे आ जाती हैं, तो वो लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो पकड़े बैटरी मार्केट से खरीदें, इंपोर्ट करवाएं सस्ती,
बैटरी रिप्लेस करें, उसको डबल में बेचें। और उसको डबल में बेच सकते हैं। हाँ, वो- बाइसाइकिल यहाँ पे वो- यूरोप में बाइसाइकिल्स बहुत चलती हैं, हाँ। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स रिपेयर, मोटर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर का बहुत ज़्यादा काम है। सिर्फ प्रोटेक्टर लगाने के 8 यूरो ले लेते हैं यार। हाँ हाँ, 2 यूरो का प्रोटेक्टर yes. आता है, 8 यूरो का आप लगा रहे हो। मोबाइल फोन्स की रिपेयर का बहुत बहुत ज्यादा काम है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो अपने डोम में बैठ के रिपेयर कर रहे होते हैं। एक किट होती है छोटी सी उनके पास, और वो मार्केट में अगर वो 100 यूरो रिपेयर करने का ले रहा है तो ये 40 यूरो में आपका काम करके दे रहा है, और 5 मिनट में आपका मोबाइल सही कर देगा। आईफोन की रिफर्बिशिंग की जो कंपनी है फिनलैंड में, स्वापी के नाम से है, वो फिनलैंड की है, फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, एंड इट इज वन ऑफ द मतलब क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ 2024 एंड 2023। और उसने, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि स्वापिये जो है ना सबसे ज्यादा स्पीड में 1 बिलियन के पास पहुंची। तो इट्स अ बिग बिजनेस। अभी भी स्वापिये को टक्कर देने के लिए कोई एंड्रॉयड रिफर्बिशिंग कंपनी फिनलैंड में नहीं एग्जिस्ट करती। बिल्कुल ऐसे ही। और बैक मार्केट जिस तरह से है, बैक मार्केट इज फ्रेंच, या तो फ्रेंच है या जर्मन है। मैं पढ़ रहा था उस दिन कि बैक मार्केट और एक 2 और कंपनीज भी हैं, उनमें से एक इटली की है, जर्मनी की है, और एक फ्रांस की है। तो ये सारी जो है ना बैक मार्केट या तो फ्रांस की है या जर्मनी की है, समवेयर इधर की ही है। लेकिन फिनलैंड की अभी तक कोई कंपनी नहीं है, और ये लोग अपनी तो स्पेन की कंपनीज भी को नहीं है। ये लोग अपनी कंपनीज को बहुत प्रमोट करते हैं कि अगर फिनलैंड वाली कंपनी 2 यूरो महंगी भी चीज दे रही है तो वो प्रेफर करेंगे कि हम अपनी कंपनी को से खरीदें, ना कि हम किसी बाहर की कंपनी से खरीदें। तो इसमें बहुत स्कोप है अभी, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। और कोई इंडस्ट्री तुझे ऐसी समझ में आती है जिसमें बहुत स्कोप हो? यही आजकल तो टेक, हाई टेक का चल रहा है दौर, तो मेरे ख्याल में तो यही वाली जॉब्स आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगी और सबसे ज़्यादा और अच्छे पैसे कमाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग, मेरे ख्याल में तो इसमें तो स्पेन जैसी कंट्रीज़ में चूँकि इतनी ज़्यादा फीस नहीं है आपकी, तो आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं अगर आप ये कर सकते हैं। Yes. और लेकिन अगर आप अपने देसी बंदों के पास फंस के रहेंगे तो आप अपना खर्चा भी मुश्किल से निकाल पाएंगे। बल्कि आपको अपना मास्टर्स भी छोड़ना पड़ेगा, वो यही कहेंगे आपको कि छोड़ देना मैंने आप एक अपना और भी चीज नोटिस की है। मेरे अपना जो है ना, मेरी बेटी ने पूरी तकरीर करना शुरू कर दी है। मैंने एक और भी चीज नोटिस किया कि यस, यहाँ पे ना ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, और वो ये एक बहुत नॉर्मल बात भी है कि ट्रस्ट इश्यूज होते ही हैं। लेकिन अब जैसे जब मैं पाकिस्तान से आया था तो हम अच्छी अमाउंट पैसों की लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे बैठ के किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करने के चक्कर में, ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में, और आप फिर अपनी investment घर बैठ के खाने के चक्कर में लोग हमेशा यही बात बोलते हैं। जब भी पाकिस्तान से कोई भी आ रहा होता है तो वो यही बोलता है कि आराम से बैठ के पहले 6 महीने 10 महीने स्टडी करो, मार्केट किधर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। वो इतने टाइम में आपके सारे पैसे चले जाते हैं। मेरी तो कोशिश ये होगी कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है वो किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान से आने से पहले ही बातचीत में रहे, और आने के बाद यहाँ पे बेशक छोटा सा बिजनेस शुरू करें। लोग यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट हैं। प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी अच्छी यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में जो कंपटीशन है कम है काफ़ी, और मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग आते साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, इसलिए लोग रेस्टोरेंट लाइन की तरफ ही देखते हैं कि हमें भी रेस्टोरेंट ओपन करना है। मैं इसमें एक सजेशन ऐड करना चाहूँगा कि अपने देसी पे के साथ मिलकर इन्वेस्ट ना कीजिए, स्पेशली इन स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस में, क्योंकि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। चाहे वो अपना माजरत चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, बट इट्स अ रियलिटी। आप किसी लोकल से मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगेन उसमें आपको एक तो एक्सपोजर मिलेगा, आपको स्कैम के चांसेस कम होंगे, लोकल लोग यहाँ पे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं बजाय के देसियों के।
हमारे स्पेन की बात करूँ। नहीं करते invest करें। मेरी जो इसमें ऑब्जर्वेशन है ना वो ये है कि लोगों के ऑनेस्ट होने या ना होने से तो फर्क 100% पड़ता ही पड़ता है। आपके पैसे पूरे के पूरे लेकिन- डूब जाते हैं यार। लेकिन मेरी एक और भी ऑब्जर्वेशन है कि जो रूल ऑफ लॉ की जो चक्कर है ना उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई बंदा डिसऑनेस्ट है भी, सपोजिटली कोई बंदा डिसऑनेस्ट है भी, तो वो 50-50 पार्टनरशिप को तो खराब नहीं कर सकता ना। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी अच्छी रखते हैं, फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले से ही लिख के रखते हैं, तो यहाँ का रूल ऑफ लॉ जो है ना, हम यहाँ पे तो इवन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग यहाँ पे वर्क परमिट बेचते हैं पाकिस्तान में। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था कि एक बंदे ने एक रेस्टोरेंट ओनर ने वर्क परमिट बेचा 10,000 यूरो का। बंदा आया यहाँ पे, उसको यहाँ पे शायद को मसले मसाइल हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ या व्हाट्सोएवर, मुझे नहीं पता इसकी अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन उसने उसके ऊपर केस कर दिया और रेस्टोरेंट ओनर को 35,000 यूरोस देने पड़े। ये तांपरे की बात है, 35,000 यूरोस देने पड़े। 35,000 यूरो दे के उसने जान छुड़वाई। कहा उसने 10,000 का बेचा था और 35 में उसने अब जो है ना उसको देने पड़ गए। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत सख्त है, कोई किसी का पैसा मार नहीं सकता। रूल ऑफ लॉ फिनलैंड में बहुत सख्त होगा, अच्छा है मेरे ख्याल में। स्पेन में रूल ऑफ लॉ सख्त है, लेकिन केसेस अगर वहाँ पे चल जाते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं। इतना अच्छा लीगल सिस्टम उनका भी नहीं है, स्पेन का भी और पुर्तगाल का भी। तो आप बजाय कि मैं नहीं चाहता, हाँ फिनलैंड के लिए स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है, नॉर्डिक कंट्रीज़ के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए। स्पेन में सर्वाइवल मोड चल रहा है अभी, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। केस आप स्टूडेंट वीज़े के लिए आए हो, आपने केस डाल दिया है, हो सकता है 3 साल आपका केस ही चलता रहे। स्पेन में तो ये हालात हैं। हाँ, अगर आपने, चलो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने देसी पे ही, अपने देसी लोगों पे ही ट्रस्ट करना है, उनके साथ ही इन्वेस्ट करना है। स्पेन जैसी कंट्री में, फिनलैंड में फिर मैंने यहाँ के देखे हैं आवाम, यहाँ पे लोग खुशहाल है। तो यहाँ पे लोग जो है ना एक दूसरे से छीनने की कोशिश कम करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ चलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। स्पेन में, पुर्तगाल में ये है कि इससे भी खा लो, उससे भी खा लो, उससे भी खा लो, यानी कि वहाँ पे हबड़ दबड़ पड़ी हुई है हर बंदे को। वो चाहता है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से ये सफ़र तय किया, मैंने यहाँ पे सर्वाइवल कर रहा हूँ, किसी और इनकम भी कम है, तो बस मैं इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ। पीछे पराठो चल रही है, इधर मैंने 8 बंदों की वेजेस मारी हुई हैं, उधर मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, पीछे मेरे दुकान मैंने अपने टैक्स पे नहीं किए हैं, और इधर की हुकूमत को चूना लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ लेकिन कमाई तो मेरी हलाल है, हलाल गोश्त बेच रहा हूँ मैं, लेकिन बस इस तरह से सिस्टम चल रहा है वहाँ का। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने अपने देशियों के साथ बिजनेस करना है तो आप रूल्स स्टडी करें, चाहे स्पेन का करें, डिटेल में उस बिज़नेस की अच्छी तरह से रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, किस तरह से, कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसीजर में कितनी फ़ीस है, ये वो सब कुछ, कितना इन्वेस्ट करेंगे आप, अगर आप कोई शॉप ले रहे हैं, रेस्टोरेंट ले रहे हैं, उसका रेंट कितना है, उसका एग्रीमेंट आपने कैसे करना है, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के पास आपने जाना है, ये सारी अपनी रिसर्च पूरी करें, ताकि आपके पास इतना नॉलेज हो कि आपको कोई चूना ना लगा सके। एग्जैक्टली। चलो भाई, आई गेस हम अपने इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला बातचीत करते रहेंगे। बल्कि स्पेन जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि 2 लड़कों का मैं इंटरव्यू और भी करवाऊंगा, ऑनलाइन इंटरव्यू, ऐसे ही तो हम लोग देखते रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे से भी अगर चाहिए होगा तो मैं जूम पे या टीम्स पे ऑनलाइन आ सकता हूँ। We can continue this podcast. चलो ओके भाई, सारों को बाय बाय, हैव अ गुड डे, और मेरी फ्लाइट के लिए दुआ कीजिए, खैर खैरियत से पहुंचोगे इंशाल्लाह। बाय बाय।